तो किस आइटम को हमें नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करना है, ये डिपेंड करता है फर्स्ट कि जो भी आइटम्स गिवन है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट। अगर कोई भी गुड आपकी फाइनल गुड है तो हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई भी गुड इंटरमीडिएट है, that is not included in the estimation of national income। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि जो भी गुड या सर्विसेज उसमें गिवन है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स है? विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर और विच इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट। तो अगर कोई भी गुड कंज्यूमर चाहे कोई भी गुड या सर्विसेज कंज्यूम करे वो उसकी फाइनल गुड है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसकी जो फिक्स्ड एसेट है जिसको वो एक बार परचेज करके अगेन एंड अगेन अपने बिजनेस में यूज करे, वो क्या है? उसकी फिक्स्ड एसेट। और इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are used as raw material or which is purchased by producer for resale purpose। तो अगर किसी भी गुड को प्रोड्यूसर यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल या फिर परचेज करता है रीसेल पर्पस के लिए, तो उस गुड को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा सेकंड, आपको नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी इनकी भी जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो आइटम है whether it is included in domestic income or not, or this item is included in national income or not। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि इस आइटम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा डोमेस्टिक टेरिटरी कि एक कंट्री की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन है, whether it is produced by normal resident or whether it is produced by non resident। तो एक कंट्री की जो बाउंड्री है उसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर प्लस में जो भी टेरिटोरियल वाटर है या हमारे जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं या हमारी जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स है, आर्मी फोर्सेस है अदर कंट्रीज में, तो वो हमारी किसका पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो यहाँ जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि वो गुड है वो हमारी फाइनल है या इंटरमीडिएट है, क्योंकि फाइनल गुड को हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट जीडीपी और नेशनल इनकम, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते टू एस्टिमेट जीडीपी और नेशनल इनकम। अगर हमसे पूछा जाए कि इस आइटम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है नॉर्मल रेजिडेंट पे। नेशनल इनकम मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इन आवर कंट्री और वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इन अदर कंट्री। तो डोमेस्टिक और नेशनल के लिए आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो आपकी फाइनल है या इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट,
जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो हमारी है कि अगर किसी भी एक्टिविटी से वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन मीन्स कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उनको हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी या नेशनल इनकम में। लेकिन अगर एक्टिविटीज ऐसी हैं which do not contribute to GDP or which are related to consumption purpose, तो ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन नहीं होता, ऐसी आइटम्स को हम नेशनल इनकम या जीडीपी में कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा आपने जो भी 3 मेथड्स किए हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम जनरेशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड्स में आपने प्रिकॉशंस पढ़ी हैं। वो सारी प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर सेकंड हैंड गुड्स हैं तो उनकी सेल और परचेज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, विंडफॉल गेन्स हैं, करंट ट्रांसफर हैं, उनकी वैल्यू को हम जीडीपी या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, तो ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर दिस आइटम विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग, डेफिनेशन उसकी, तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट का वर्ड जो मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो थिंग हमें ध्यान रखनी है कि जिस एक्टिविटीज से वैल्यू एडिशन होता है उनको हम कंसीडर करते हैं, जिन एक्टिविटीज से वैल्यू एडिशन नहीं होता या जो करंट ट्रांसफर है, एक तरफा जो भुगतान है, जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, या जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, गिफ्ट है, डोनेशन है, तो ये सारे करंट ट्रांसफर है जिनको हम यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, यानी कि जो हमें फ्री में मिल रही है बिना काम किए। तो ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी हम डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इनके अलावा आपकी जितने भी प्रिकॉशंस हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन सभी प्रिकॉशंस को भी आपको ध्यान में रखना है और उनके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि ये जो आइटम्स हमें गिवन है या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि ये जो गिवन आइटम्स हैं इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सपेंडिचर,
expenditure by a firm on payment of fees to a chartered accountant. Expenditure by a firm, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को फी पे कर रही है, पेमेंट ऑफ फीस। तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। अगर यहाँ फीस की जगह पे वर्ड होता सैलरी, तो हमारा जो इनकम मेथड है उसका पहला ही कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर यहाँ फीस की जगह पे सैलरी वर्ड होता तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे फीस वर्ड है, तो फीस चाहे हम किसी जो फर्म है वो चाहे किसी मैकेनिक को पे करें या चार्टेड अकाउंटेंट को या लॉयर को या ऑडिटर को, जहां पे भी आपको फीस वर्ड मिलेगा तो इट मींस इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सैलरी होता तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते, क्योंकि सैलरी जो हमारा इनकम मेथड है उसका फर्स्ट कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ पे जो फीस है इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं, तो फीस चाहे किसी को भी पे की जाए बाय फर्म, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो ऑडिटर हो, तो किसी को भी फीस अगर पे की जाए तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाता है और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स और सब्सिडी, जो हमारा इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हमने प्रिकॉशंस पढ़ी है कि जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है, अनअर्न्ड जो इनकम है, यूनिलैटरल पेमेंट्स जो भी हैं, उनको हम डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन टू गवर्नमेंट, और इनके बदले इंडिविजुअल को या फर्म को गवर्नमेंट से डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एक तरफा भुगतान है, वन साइडेड पेमेंट है। और ऐसे ही जो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को या पुअर पीपल को, तो ये भी वन साइडेड पेमेंट है बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो इनको अगर क्वेश्चन में कोई भी टैक्स आपसे पूछा गया है या सब्सिडी, तो ये हमारी करंट ट्रांसफर हैं, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। दीज आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में वो है परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय अ फर्म for own use. Purchase of refrigerator by a firm. अगर यहाँ हाउस होल्ड होता, परचेज ऑफ अ फ्रिज और रेफ्रिजरेटर बाय अ हाउस होल्ड,
तो कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम करे वो उसकी फाइनल गुड है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कोई फर्म परचेज कर रही है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि फर्म अपने यूज के लिए परचेज कर रही है, तो फर्म की ये फिक्स्ड एसेट हो गई एक तरह से कि फर्म फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को परचेज करेगी और उसको कई साल तक यूज करेगी। तो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट पे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम फाइनल गुड मानते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बाय अ फर्म फॉर रीसेल पर्पस, तो प्रोड्यूसर अगर किसी भी चीज को यूज कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे गिवन है बाय अ फर्म फॉर ओन यूज, तो ये प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट है और इसको हम फाइनल गुड मानते हैं, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। इसके बाद नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में वो है गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि जो फॉलोइंग आइटम्स हैं इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक। अब देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक, जो भी फर्म है या जो भी प्रोड्यूसर है अगर वो किसी से भी लोन ले, बैंक से लोन ले और जो भी इंटरेस्ट वो पे करता है, तो कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर अगर लोन लेता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अगर लोन ले रहा है किसी भी इंडिविजुअल से या बैंक से, तो वो उसको लेता है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लोन लिया है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो इससे हमारी जीडीपी यानी कि वैल्यू एडिशन होगा, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक, कि एक फर्म ने बैंक से लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो वो पे करेगी उसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, क्योंकि कोई भी फर्म प्रोड्यूसर जब भी लोन लेता है बैंक से तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेता है, यानी कि इससे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। सेकंड जो क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू इंडिविजुअल। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक, एक बैंक इंडिविजुअल को, यानी कि अगर बैंक हमसे लोन ले रहा है पब्लिक से और हमें इंटरेस्ट पे करे, तो बैंक किस पर्पस के लिए लोन लेगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, क्योंकि जो बैंक है उनका भी मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। वो हमसे लोन लेंगे और उसका यूज करेंगे, कहीं और उसको इन्वेस्ट करेंगे या फर्दर आगे उस लोन प्रोवाइड करेंगे और उससे उनका प्रॉफिट होगा, उनकी इनकम जनरेट होगी। तो अगर बैंक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इट मींस कि जो भी बैंक है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेगा और इसको हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल
इनकम। तो जब भी इंटरेस्ट, ऐसी कोई आइटम, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है या फिर कंजम्पशन पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। अब इसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है उसने बैंक से लोन लिया और उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर या इंडिविजुअल जब भी बैंक से लोन लेता है तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेता है। तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो जो इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। लेकिन अगर लोन लिया है कंजम्पशन पर्पस के लिए तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे ही अगर आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इट मींस कि गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है और पब्लिक को उसके बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है या इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, तो इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट जब पब्लिक से लोन लेती है तो उसका यूज वो कंजम्पशन पर्पस के लिए करती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करती। इस लोन का गवर्नमेंट यूज करती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट इस लोन का यूज करती है कंजम्पशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करती। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करती तो वैल्यू एडिशन होता और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट अगर आपको गिवन है तो इसमें भी हम जो इंटरेस्ट है, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है पब्लिक से और पब्लिक को जो वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ corporate, payment of corporate tax by a firm। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोई भी फर्म है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। तो एक तो हमारी जो टैक्स है वो हमारी ट्रांसफर पेमेंट है, जो एक फर्म पे कर रही है गवर्नमेंट को, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू गवर्नमेंट, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो भी करंट ट्रांसफर है, अनअर्न्ड जो भी इनकम है या पेमेंट है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा आप इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम मेथड में हम जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन डिविडेंड, corporate tax, undistributed profit।
तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जब भी कोई फर्म टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को तो वो अपने प्रॉफिट से करेगी, और प्रॉफिट ऑलरेडी हम प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो इसको हम अलग से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये देखा जाए तो प्रॉफिट का एक पार्ट है और प्रॉफिट को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं कि एक तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो करंट ट्रांसफर है, और करंट ट्रांसफर को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो अनअर्न्ड इनकम है गवर्नमेंट की। और दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ऑलरेडी प्रॉफिट का एक पार्ट है, प्रॉफिट हम इनकम मेथड का हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस उसका पार्ट है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये ऑलरेडी प्रॉफिट का एक हिस्सा है। इसके अलावा इसमें सेकंड जो आइटम है जो क्वेश्चन गिवन है वो है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी by a factory for his use। तो अगर कोई भी फर्म फैक्ट्री मशीन को परचेज करे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैक्ट्री है वो एक तरह से प्रोड्यूसर है। तो अगर जो भी चीजें कोई भी फर्म या फैक्ट्री या प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो अगर वो उसको यूज करे एज अ रॉ मटेरियल, सेकंड या फिर वो उसको परचेज करे फॉर रीसेल पर्पस, तो वो फर्म की फैक्ट्री की इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो प्रोड्यूसर अगर फिक्स्ड एसेट पे कोई भी खर्चा करे, फिक्स्ड एसेट को परचेज करे, तो उसको हम प्रोड्यूसर का फाइनल कंजम्पशन मानते हैं, उसको हम फाइनल गुड की तरह ट्रीट करते हैं। तो परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री फॉर हिज ओन यूज, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सिंग बाय अ हॉस्पिटल। तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा इनकम मेथड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 4 पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कि अगर एक हॉस्पिटल ने अपनी नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म परचेज की है तो क्या ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट है? नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के सिर्फ 4 पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई भी हॉस्पिटल अपनी नर्सेज को क्वार्टर प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए तो वो कंपनसेशन का पार्ट है, जो सैलरी पे कर रहा है वो कंपनसेशन का पार्ट है, रिटायरमेंट पेंशन कंपनसेशन का पार्ट हो गया, पीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल का वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। लेकिन एक हॉस्पिटल अपनी नर्सेज के लिए जो यूनिफॉर्म परचेज कर रहा है इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं क्योंकि इस यूनिफॉर्म का यूज करते हैं नर्सेज सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स में। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हॉस्पिटल्स का, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।